हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण में कौन कौन से ऐसे फैक्ट होते थे जिनको मैंने जो उसको इफेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम आप संतुलित कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उस दिन के वीडियोज में मैंने कुछ लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए थे और उनमें से जो सबसे पहला आंसर आया था वो श्वेता द्विवेदी जी का था। ठीक, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही मेहनत करती रहें। और आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो दिया जा करे उसका आंसर किया करे सब लोग, तब उसका एक बेहतर जो भी रिस्पांस होता है वो हमको भी पता चल जाएगा और आपको भी पता लगेगा। क्योंकि आज हम लोग अगर बैलेंसिंग सीखने चल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो बातें जो पिछले वीडियो में बताई गई हैं वो कारगर होंगी। यानी कि इस वीडियो को विजिट करने से पहले आपको इसके प्रीवियस जो वीडियो दिए गए हैं उनको देखना जरूरी है, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। और आज हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का एक तरीका सीखने वाले हैं और ये केमिस्ट्री कम गणित ज़्यादा है इसमें। ठीक है, मतलब हम एक ऐसे मेथड की बात करने चल रहे हैं जो आप हर एक स्टैंडर्ड पर, चाहे वो क्लास 10th की बात करें, 11th की बात करें या 12th की बात करें, हर एक स्टेज पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा इस पर एक बार। तो आप लोगों को थोड़ा सा केयर करना है यहाँ पे कि वीडियो को आप सभी लोग पूरा अंत तक देखें और इसको वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है, साथ ही साथ अपने जो भी फ्रेंड ग्रुप्स हैं, जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उसमें इसको शेयर करें और अंत में सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे अपक्रियाओं के समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करते हैं। हमें एक समीकरण दिया जाता है तो समीकरण को संतुलित करने का तरीका क्या होगा। एक तो हम लोग हिट एंड ट्रायल रूल पढ़ चुके हैं जो कि 9th की क्लास में था, जिसको आप लोग एक अनुमानवित बोलते थे। तो अनुमानवित में थोड़ा सा समय लगता है, कुछ बच्चे उसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे मेथड की चर्चा करने जो एक बेस्ट मेथड माना जाता है इसके संतुलन का। आई होप आपको बुक्स में ये मेथड बहुत कम ही देखने को मिलेंगे और ये चीज़ें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, साथ ही साथ जो आपके एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी प्रभावी होगा। ठीक है ना, तो वीडियो को सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इसे अंत तक जरूर देखेंगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रासायनिक समीकरण संतुलित करना अनिवार्य क्यों होता है ये हमें जानना है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना इसलिए अनिवार्य होता है कि हमको ये पता चल जाए कि कितनी मात्रा में हमने अभिकारक लिया हुआ है और कितनी मात्रा में हमें उत्पाद मिल रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसे ये एरो अगर लगा रहता है ना, तो इस साइड में जो भी आपका बनता है पदार्थ वो प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आपके, तो क्या है, ये प्रोडक्ट होता है और इधर जो रहते हैं वो रिएक्टेंट रहते हैं। रिएक्टेंट, इसको आप अभिकारक कहते हो और इसे उत्पाद कहते हो। एक रासायनिक समीकरण तभी संतुलित माना जाता है जब उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। हमें एक अपक्रिया दी जाएगी और उस अपक्रिया में, जैसे मान लीजिए एक अपक्रिया हमको दे दी गई, पहली अमोनिया का यदि हमने ऑक्सीकरण करवाया तो हमें मिला यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में जल। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल। यहाँ भी अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि क्या बनेगा, क्या बनता है, क्यों बन रहा है, इस सब चीजें आपको अगले स्टेप में बताई जाएगी। बट अभी आपको इतना समझना है कि ये कैसे, ये इक्वेशन तो हमको एग्जाम में मिलेंगे। अब आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल रूल अगर मैं लगाता तो देखिए जैसे कहता है एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर, इधर 2 ही है, तो क्या करें ना, थोड़ा सा समय लग जाता है उसमें भी। तो जो हम लोग मेथड बात यहाँ पे अप्लाई करने चल रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे इसको मैथमेटिकल मेथड से, और बहुत ही इजी मेथड है। बस एक बार समझने की बात है, बस एक क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते थे, पहले यहाँ पे हमने इसको ए मान लिया, इसे बी माना,
इसे सी माना, इसे डी माना, आगे और आते तो उनको ई एफ जी एच जो भी कुछ होता आगे बढ़ाते जाते, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर नाइट्रोजन को ले लें, नाइट्रोजन को इस साइड में देखिए, तो नाइट्रोजन यहाँ पे पहले मान लीजिए एक था, एक नाइट्रोजन था पहले यहाँ पे, तो उसमें ए का गुणा हुआ, इसका मतलब कितना हो गया ए नाइट्रोजन। अब देखिए इधर साइड में क्या है नाइट्रोजन कितना सी, तो ए बराबर सी हो गया। अभी ध्यान रखना। फिर ऐसे देखिए हाइड्रोजन को ले लेते हैं, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन में कितने यहाँ पे पहले एक था तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे मानेगा भाई, अगर यहाँ पे हम लोग एक मान रहे हैं तो 3 ही हाइड्रोजन मानेंगे, तो इसमें कितना ए है तो ए का 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। जब ये 3a हो गया, अब ऐसे देखिए इस साइड में हाइड्रोजन कितने थे पहले, अगर यहाँ एक मानते एक अणु मानते हैं हम तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे डी अणु है इसलिए कितने 2d यानी कि 3a इक्वल टू 2d मान लिया, सही है ना। फिर ऐसे देखिए ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना था पहले एक के लिए 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने b गुणे 2 यानी कि 2b बराबर, इस साइड में देखिए इधर c ना पहले एक था तो एक ऑक्सीजन हुआ तो c गुणे 1 अर्थात c आ गया, फिर इधर भी उतना ऑक्सीजन है प्लस d, समझ रहे हैं। अब आपको दूसरा क्या काम करना है, दूसरा काम ये करना है कि देखना ये है कि इस जितने भी आपको एटम्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा कॉमन दिख रहा है, जिसमें कौन से अधिक है, कौन से अधिक बार आए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ D है, यहाँ भी D है, यहाँ C है, यहाँ भी C है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे A और B को देखिए, इसमें बता रहा था मैं आपसे क्या है, इसमें चाहे A या C या फिर मैं बात करूं B, इसकी चर्चा कर देते। तो अब आप देखिए इसमें किसी एक को जो भी कॉमन आपको अधिक दिखे, जो सबसे अधिक बार उसमें यूज हुआ हो उसको आप एक मान लीजिए, माना A बराबर 1, A बराबर क्या आया माना आपने 1 माना, तो जब A बराबर 1 मान लिया तो अब आप C के इसके स्थान पर रखेंगे तो C बराबर कितना आएगा 1 आएगा, C बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अब फिर देखिए जब C बराबर 1 हो गया और A बराबर में यहाँ पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 2d, तो 3 इक्वल टू 2d, 3/2 इक्वल टू d, d का मान मिल गया आपको। अब जैसे देखिए यहाँ पे d और c उसका मान रख दीजिए, इसका मान 1 आया था, इसका मान आया 3/2, आप सरल करिए 2 1 के 2 और 3 5/2 2b, तो b इक्वल टू कितना 5/4। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। तो इसमें पहले मैंने क्या कहा कि आप इसमें देखिए कि जो भी एटम उसको A B C D ऐसे मान लीजिए, मानने के बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि पहले एक अणु थे, उस एक अणु में कितने परमाणु थे नाइट्रोजन के, एक थे, तो A अणु रहेगा तो A गुणे 1 हो गया यानी कि A ही आएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितने थे, एक थे, तो पहले C से गुणा गया, C गुणे 1 हो गया यानी C आ गया, ठीक है ना। दोनों पक्षों को हमें देखना है, जो जो बराबर आपको मिल रही हैं उनको बराबर करते जाना। अब यहाँ देखिए जो मान मिला है A का मिला, C का मिला, D का मिला, B का मिला, उसको लाके आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। मेथड समझ में आ रहा है सबको। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आगे यहाँ था A बराबर 1 और C बराबर 1, तो देखिए A के स्थान पे 1 रखेंगे आप तो ये NH3 मिल गया, प्लस B के स्थान पे कितना रखेंगे आप 5/4 रखेंगे O2, C के स्थान पे भी 1 ही रखेंगे तो NO हो गया, प्लस D के स्थान पे आप कितना रखेंगे 3/2 रखेंगे। अब चूंकि देखिए इसमें क्या करना है, अब आप इसको हटा सकते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, जैसे आपकी जो वैल्यू यहाँ भिन्न में आई है उसको भिन्न में ना रख के आप पूर्णांक में रखना चाहें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो भिन्न में वैल्यू आ रही है उसमें कितने से गुणा करें जिससे वो पूर्णांक बदल जाए, तो आप अगर इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, कितने से 4 से गुणा कर देते हैं तो सब समाप्त हो जाएंगे। देखिए 4 गुणा सब में हुआ, इसमें करेंगे तो 4 NH3 हो जाएगा, फिर 4 गुणा आप यहाँ करेंगे तो क्या होगा 5 O2, चूंकि 4 से 4 कट जाएगा, गिव्स आउट 4 NO, प्लस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3/2, 2 दूना 4 यानी कि 6 H2O। चेक कर लीजिए आपको एक संतुलित समीकरण मिलेगा। चेक कर देखिए 4 नाइट्रोजन इधर था, 4 नाइट्रोजन इधर, 4 3 12 हाइड्रोजन इधर, 6 दूना 12 हाइड्रोजन इधर,
5 दूना 10 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 10 होगा। तो एक अच्छा पैटर्न है, सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ये, और आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ठीक है ना। आइए एक दो एग्जाम्पल और दिखाते हैं हम आपको। आप ले लीजिए यहाँ पे, चलिए अमोनिया के आधिक्य में हम क्लोरीन को अभिगित करवाते हैं, तो यहाँ हमको मिलता है नाइट्रोजन और साथ में मिल जाता है नौसादर। ठीक है, ऐसा ले लिया। तो आइए फिर से यूज करते हैं। यहां पर क्या बनेगा, तो अब देखिए पहले यहाँ पे इसको पहले ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। फिर से वही प्रक्रिया, नाइट्रोजन को पहले ले लीजिए, ए है यहाँ पे, ए मिल गया। अब यहां ध्यान दीजिए, यहाँ 2C और यहाँ D, तो 2C प्लस B हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्लोरीन पे आइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना क्लोरीन, D क्लोरीन होगा। फिर इसके बाद कौन बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ले लीजिए, यहाँ पे कितने 3A आ गए और यहाँ पे 4B मिल गया। अब इस तरह की कौन सी चीजें कॉमन आगे आपको मिल रही हैं, तो D ज्यादा बार दिख रहा है, तो D इक्वल टू 1 मान लेते हैं। माना D इक्वल 1, तो जब D इक्वल 1 रखेंगे आप तो क्या करेंगे, D इक्वल टू कितना रखा, 1 रखा आपने। जब D इक्वल 1 रखा तो आपको देखिए क्या क्या मिलेगा, किसी में एक रख दीजिए पहले, जैसे यहाँ पे रख देते हैं। जब D इक्वल 1 आ गया तो यहाँ पे आप रखेंगे तो 2B इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू 1/2। ठीक, आइए चेक करते हैं यार, चलिए डिस्टर्बिंग। तो D इक्वल टू 1 रखा आपने, B यहाँ पे रखा, तो क्या मिल जाएगा, अब देखिए B की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ रख दीजिए, या चलिए हाँ इसी में देते हैं D की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, तो 3A इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 इंटू 1, A इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो A और D लाके यहाँ रख दीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 4/3 इज इक्वल टू 2C प्लस यहाँ पे D का मान 1 रखा, तो 4/3 माइनस 1 2C, तो यहाँ पे आएगा 1/3 इक्वल टू 2C इम्प्लाइज डेट C इक्वल टू 1/6। समझ पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 4/3 आ गए, यहाँ पे D का मान 1 माना था हम लोगों ने और C का मान 1/6 आ गया। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए इसको, जो मान हमको मिले हुए हैं, तो यहाँ पे C का पहले A का मान देख लीजिए। A का मान कितना, 4/3 रखिए, 4/3 यहाँ पे NH3। B का मान रखिए आप 1/2 आया। C का मान रखिए कितना आया, 1/6 आया। और D का मान रखिए आप यहाँ पे 1। ये हो गया। अब देखिए इसमें कितने से गुणा करेंगे इस बार, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, तो क्या करेंगे आप 6 से गुणा कर दीजिए, सबका काम खत्म हो जाएगा, सबका काम वहां पे खत्म। आइए चेक करते हैं, यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे आप यहाँ पे, तो क्या होगा, 6 गुणे 4/3, 3 दूनिया 6, 4 दूनिया 8। गुणा करना जानते सब लोग ना, बोलो हाँ। 6 से आप 1/2 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 3Cl2। 6 से 6 में कैंसिल, N2 प्लस इसमें 6 NH4Cl। देखिए बैलेंस मिला कि नहीं मिला, चेक कर लेते हैं। 8 हाइड्रोजन है इधर, सॉरी 8 नाइट्रोजन है इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 6 इधर, 2 इधर, 6 इधर, क्लियर है। और इधर देखिए 8 3 24, क्या 8 3 24 हाइड्रोजन, यहाँ 6 चौक 24 हाइड्रोजन, 3 में 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन। क्लियर हो रही बात है ना। तो इसी मेथड को आप अपनाएंगे और इसी के द्वारा आप अपक्रियाओं का संतुलन करेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, इसे संतुलित करना है, और कल जिसका आंसर आएगा सबसे पहले उसी का नाम मैं अनाउंस करूंगा। और अगर आंसर नहीं आया तो अगले दिन वीडियो बनाना बंद, कोई मतलब नहीं फिर इसका। ठीक है, क्लास में मिला मुलाकात होगी तो फिर पढ़ाई करेंगे।
जब कोई आप लोग देखेंगे नहीं, कोई वर्क करेंगे नहीं, तो क्या फायदा है? अपनी भी एनर्जी लॉस करना, आप लोगों की भी एनर्जी थोड़ी बहुत लॉस होती होगी सुनने समझने में ना। तो जैसा भी आपको उचित लगे बताया कीजिए कि हाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो मैं ये जान लूंगा कि अब आप लोगों को वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके बाद मैं इसमें इस क्लास की वीडियोज को क्लोज कर दूंगा फुल्ली। ठीक, ध्यान रखना सब लोग। तो आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके लिए है ये। Cu plus HNO3 gives out CuO plus N2 और प्लस H2O। चेक कर लीजिएगा, कोई फॉल्ट होगा देखा जाएगा। और अगला आपका है कॉपर HN3 हो गया, CuO हो गया, N2 प्लस H2O। और कौन सा दे देंगे, चलिए हाँ C4 H10 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है और ये दो क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे चाहे और चाहे तो आप जिसके थ्रू जाता होगा आपका, चलिए व्हाट्सएप नंबर रहने दीजिए, क्योंकि जिसके माध्यम से वीडियो आपको मिल रहा है वहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, ठीक है? तो हमको मिल जाएगा वो। बात में समझ रहे हैं आप? मतलब इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। साथ ही साथ अगर कुछ और दिक्कत होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके जिस नंबर से आपको ये वीडियो मिल रहा है या जहां से आप पा रहे हैं, जैसे कि विद्यालय से जो आपका एक ग्रुप बना हुआ है उस पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब क्रियाओं के संतुलन को अब इसके बाद बात करेंगे अगले लेक्चर में। अब क्रियाओं के प्रकार की बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।